हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है और आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सारे यहीं से बनने हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे यही नोट्स से ही पूछे जाएंगे आपके। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं समन मामले की विचारण प्रक्रिया, समन ट्रायल के बारे में। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, समन मामले की विचारण प्रक्रिया। समन मामला वारंट मामले की अपेक्षा कम गंभीर प्रकृति का होता है। समन मामला वारंट मामले की अपेक्षा कम गंभीर प्रकृति का होता है। समन मामले में अभियुक्त व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास, 2 वर्ष तक के कारावास, 2 वर्ष से कम कारावास तथा केवल जुर्माने से दंडनीय मामले आते हैं। एक बार फिर से देखिए, समन मामला वारंट मामले की अपेक्षा कम गंभीर प्रकृति का होता है। समन मामले में अभियुक्त व्यक्ति को 2 वर्ष तक का या 2 वर्ष से कम का कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय मामले आते हैं। अतः समन मामले की विचारण प्रक्रिया वारंट मामले की विचारण प्रक्रिया की अपेक्षा अत्यंत सरल होता है। धारा 251 के अनुसार, सेक्शन 251 के अकॉर्डिंग, जब समन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाती हैं। जब समन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है, हाजिर होता है या लाया जाता है तब उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है और यानी आरोप है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाद करता है यानी स्वीकार करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है, किंतु लिखित रूप में आरोप का विरचित किया जाना आवश्यक नहीं है। देखिए, हेडिंग डाल के ऐसे आप लोग लिखिएगा। धारा 252 के अनुसार, सेक्शन 252 के अकॉर्डिंग, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है यानी कहता है कि हाँ हम हैं दोषी, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिवाक या संभव उसी के शब्दों में लेखबद्ध करेगा। जैसे वो बोल रहा है वैसे ही लिखेगा। स्वविवेकानुसार उसी के आधार पर दोष सिद्ध भी करेगा। देखिए, अब हेडिंग डालिए, धारा 253 की उपधारा 1 के अनुसार, सेक्शन 253 के सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, जहां धारा 206 के अधीन समन जारी किया जाता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना ही दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, वहाँ वह एक पत्र तैयार करेगा और वह अपने उस अपराध को स्वीकार कर लेगा। उस पत्र को और जुर्माने की रकम को डाक या संदेशवाहक के माध्यम से मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब देखिए, हेडिंग डालिए, सेक्शन 253 के सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, जब मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार अभियुक्त के दोषी होने के अभिवाक के आधार पर उसकी अनुपस्थिति यानी एब्सेंट के आधार पर दोष सिद्ध करेगा और ये सब क्लॉज पहले 1 देखे, अब ये सब क्लॉज 2 है, तब मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार अभियुक्त के दोषी होने के अभिवाक के आधार पर उसकी अनुपस्थिति के आधार पर दोष सिद्ध करेगा और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माना देने के लिए दंडादेश देगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेक्शन 254 के अकॉर्डिंग, धारा 254 के अनुसार, यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 252 या 253 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता है, अगर मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 252 या 253 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए
तो वह अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए लेने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो वह अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे लेने के लिए अग्रसरित होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। तब साथ ही साथ अभियुक्त को सुनने और ऐसा सब साक्ष्य जो वह अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे लेने के लिए अग्रसर होगा। यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो वह किसी साक्षी के हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला समन जारी कर सकता है। एक बार इसको आप लोग फिर से देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यह धारा 254 के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 252 या 253 के अधीन दोष सिद्ध नहीं करता है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए सब ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए लेने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो वह अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे लेने के लिए अग्रसरित होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। तब साथ ही साथ अभियुक्त को सुनने और ऐसा सब साक्ष्य जो वह अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे लेने के लिए अग्रसर होगा। यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो वह किसी साक्षी के हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला समन जारी कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, धारा 255 के अनुसार सेक्शन 255 के अकॉर्डिंग अभियोजन या अभियुक्त की तरफ से पेश किए गए साक्ष्य की तरफ विचार करने के पश्चात यदि निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है, फिर से देखिए एक बार, अभियोजन या अभियुक्त की तरफ से पेश किए गए साक्ष्य की तरफ विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है तो वह अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। इसके विपरीत दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त ने अपराध अगर किया है तो वह दोष सिद्ध कर सकता है और दोष सिद्धि के पश्चात धारा 325 या धारा 307 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं करना चाहता है तब वह विधि के अनुसार दंडादेश को पारित करेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, धारा 255 की उपधारा 3 के अनुसार सेक्शन 255 के सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग कोई एनी मजिस्ट्रेट सेक्शन 252 या 255 के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से किया गया प्रतीत होता है दोष सिद्ध कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से इसको देखिए, धारा 255 की उपधारा 3 के अनुसार कोई मजिस्ट्रेट धारा 252 या 255 के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से किया गया प्रतीत होता है दोष सिद्ध कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि अभियुक्त उससे अभियुक्त के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए अब ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें समन मामले की विचारण प्रक्रिया एवं वारंट मामले की विचारण प्रक्रिया में अंतर भी पूछा गया है। मेंस में 2015 के भी मेंस में एपीयू में पूछा गया है। तो देखिए समन हेडिंग डाल लीजिए, समन मामले की विचारण प्रक्रिया एवं वारंट मामले की विचारण प्रक्रिया में अंतर। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, समन मामले के विचारण की प्रक्रिया में लिखित रूप में आरोप का विरचित किया जाना आवश्यक है जबकि
वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया में लिखित रूप में आरोप का विरचित किया जाना आवश्यक नहीं है। फिर से देख लीजिए, समन मामले के विचारण की प्रक्रिया में लिखित रूप में आरोप का विरचित किया जाना आवश्यक है, जबकि वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया में लिखित रूप में आरोप को विरचित किया जाना आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, समन मामले के विचारण की प्रक्रिया में अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। समन मामले के विचारण की प्रक्रिया में अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया अभियुक्त व्यक्ति के अपराध नहीं बनता है। प्रथम दृष्टया में अभियुक्त व्यक्ति के अपराध नहीं बनता है, तो अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट देखिए, समन मामले के विचारण प्रक्रिया में अभियुक्त व्यक्ति को अभियोजन पक्ष के साक्षी से जिरह करने का एक अवसर प्राप्त होता है। समन मामले के विचारण प्रक्रिया में अभियुक्त व्यक्ति को अभियोजन पक्ष के साक्षी से जिरह करने का एक अवसर प्राप्त होता है, जबकि वारंट मामले की विचारण प्रक्रिया में अभियुक्त व्यक्ति को अभियोजन पक्ष के साक्षी से जिरह करने की 2 अवसर प्राप्त होते हैं। फिर से देखिए इसको, समन मामले के विचारण प्रक्रिया में अभियुक्त व्यक्ति को अभियोजन पक्ष से साक्षी से जिरह करने का एक अवसर प्राप्त होता है, जबकि वारंट मामले की विचारण प्रक्रिया में अभियुक्त व्यक्ति को अभियोजन पक्ष के साक्षी से जिरह करने का केवल 2 अवसर प्राप्त होता है, आरोप विरचित करने से पहले और आरोप विरचित करने के बाद। दूसरा, पहला है आरोप विरचित करने के पूर्व, दूसरा है आरोप विरचित करने के पश्चात। देखिए, समन मामले के विचारण की प्रक्रिया में यदि धारा 206 के अधीन विशेष समन जारी किया जाता है, समन मामले के विचारण की प्रक्रिया में यदि धारा 206 के अधीन विशेष समन जारी किया जाता है, तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है, परंतु वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। समन मामले के विचारण की प्रक्रिया में धारा 257 के अंतर्गत परिवाद को वापस लिया जा सकता है। फिर से देख लीजिए, परंतु वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। समन मामले के विचारण की प्रक्रिया में धारा 257 के अंतर्गत परिवाद को वापस लिया जा सकता है। देखिए, वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया में सामान्यतः परिवाद को वापस नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, समन मामले के विचारण प्रक्रिया को वारंट मामले के विचारण प्रक्रिया में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको एक ऑडियो में हमने ये भी कंप्लीट किया था कि समन मामले को कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वारंट मामले को समन मामले में नहीं। परंतु वारंट मामले के विचारण प्रक्रिया को के समक्ष मामले की विचारण प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग इस समन मामले की विचारण प्रक्रिया को देखें और समन और वारंट मामले की विचारण प्रक्रिया में अंतर देखें। हम नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग संक्षिप्त विचारण को देखेंगे, समरी ट्रायल को, वो भी छोटा सा ही है, उसको भी देख लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को ऑडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।